बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। देखिए 2-3 इश्यू होते हैं। एक जब लड़ाई होती है, प्रिंसिपल ऑफ वॉर होता है, और एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल ऑफ वॉर एक होता है सरप्राइज। ये जो समय चुना है, वो इस प्रकार से चुना जाता है कि जिसके ऊपर हमला हो रहा है उसको सबसे कम इस समय हमला होने का जी। अंदेशा हो। आज आप देखिए, आज इजराइल में एक बहुत बड़ा पर्व है, तो लोग ये समझते हैं कि जब आपके देश में इतना बड़ा पर्व है तब आप इस प्रकार का हमला शायद शायद ना करें। जी। आपका ध्यान में ले जाना चाहूंगा यौम किपुर वॉर 1973 की तरफ, जब इजिप्ट ने हमला किया था इसराइल के ऊपर, यही बात ध्यान में मद्देनजर रखते हुए। दूसरी बात यह होती है कि आपने इसराइल के साथ, ईरान के साथ बातचीत हो रही है। ईरान जी। के विदेश मंत्री का एक स्टेटमेंट आया था कल कि हमें 6 डिब्बे ठीक है सर, बातचीत में अभी मिला आपके है। पास मैं लौट रही हूं, पर आप अपनी आप बात को पूरी भी करिएगा और इस पर भी आप प्रकाश डालिएगा जिस तरीके से, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि शुरू तो आपने कर दिया है लेकिन अब खत्म करने की बारी हमारी है, और जब ईरान के टॉप कमांडर मारे गए तो जाहिर सी बात है बौखलाया हुआ होगा ईरान। बिल्कुल बिल्कुल पलक, देखिए ये मैं जो बात बताने का प्रयास कर रहा था वो यही जी। था कि जो टारगेट्स थे वो पहले से निर्धारित थे। इस प्रकार का हमला कहां से, किस जगह पर, किस हथियार से हमला होगा, ये पहले से उन्होंने निश्चित करके रखा हुआ था। और ये उनको पक्का पता था कि किस दिन कहां पर हमला करना है। तो जो बात मैं बता रहा था कि सरप्राइज हासिल करने का अर्थ ये होता है कि ऐसे समय हमला किया जाए जबकि आपके हमले की होने की सबसे कम आशंका आपके शत्रु को हो, और वही अचीव किया है। टारगेट्स बिल्कुल क्लियर थे। न्यूक्लियर इस्फहान में हमला हुआ है, उनकी जो टॉप हायरार्की, खामनेई के घर पर हमला हुआ है। आईआरजीसी की जो लीडरशिप है, तो आईआरजीसी की लीडरशिप के ऊपर हमला हुआ है। ओवरऑल ये जो हमला है बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान करके इसको किया गया है। एक चीज और मैं आपको बताना जी। चाहूंगा कि वो ये है कि एक मोसाद का स्टेटमेंट आया है, और मोसाद ने कहा है कि हम लोग ईरान को, ईरान का गर्व गौरव वापस करना चाहते हैं। वी वांट टू ब्रिंग ग्लोरी बैक टू ईरान। ये बिल्कुल इस बात को दर्शाता है कि ये जो पूरे हमले हुए हैं इसमें जो ठीक है सर, मोसाद। आपके पास मैं लौट रही इसी बीच, क्यों अब आपको बता देते हैं ईरान में कहां कहां हमला हुआ है, कहां कहां निशाना बनाया गया है। पहला तो तेहरान एयरपोर्ट, जहां की सुरक्षा कहा जाता है बहुत ज्यादा सख्त होती है, लेकिन यहां पर भी निशाना बना लिया गया। पूर्वी तेहरान का ये पूरा इलाका है, इसको निशाना बनाया गया। वहां से तस्वीरें लगातार सामने चुकी आ रही हैं। ईरान के ये वो इलाके हैं जहां पर इजराइल ने हमला बोला। मेहराबाद एयरपोर्ट का नाम भी इसमें शामिल है, जिसको निशाना बनाया गया, जहां पर ड्रोन से अटैक लगातार किए जा रहे हैं। तस्वीरें वहां से सामने आ रही। इसके अलावा उत्तरी सैयद खानदान, ये वो इलाका है ईरान का जिससे निशाना बनाया गया इजराइल के द्वारा। तो तमाम ये वो इलाके हैं जहां पर निशाना बनाया गया। हमला वहां पर बोला गया, कौम वहां पर भी निशाना बनाया गया है, वहां पर भी हमला बोला गया है। इसके अलावा तबरेज, क्योंकि इस समय अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान में पूरे देश में इस वक्त सायरन बज रहे हैं। करमन शाहवी वो इलाका है जहां पर हमला बोला गया, जिसको निशाना बनाया गया। इसके अलावा कराज भी वो इलाका है जहां पर हमला बोला गया इजराइल की तरफ से। तो ये तमाम वो इलाके हैं। इस्फहान, जहां पर आज सुबह ही जानकारी आई थी कि 60% यूरेनियम से जुड़ी हुई जानकारी भी इस्फहान से ही सामने आती है। और इस बीच अब ईरान के ये तमाम वो इलाके हैं। ईरान न्यूक्लियर डील करे, ये यूएस की मांग थी। अभी आपने सुना भी, ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट इसको लेकर सामने आ चुका है। अब ईरान संवर्धित यूरेनियम को सरेंडर करे, हम किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। ईरान संवर्धित यूरेनियम को सरेंडर कर दे, ये यूएस की मांग थी। और यूएस की मांग ये भी थी कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम के भंडारण पर पूरे तरीके से रोक लगे। ये इसके अलावा लंबी दूरी की मिसाइल निर्माण पर ईरान रोक लगाए। 2006 से इजराइल से लगातार युद्ध चूंकि लड़ा जा रहा है, यूएस की मांग इसमें यह भी शामिल थी। और इसी के बाद अब जब ट्रंप ने हमला बोला और ट्रंप खुद सामने आते, क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि पता नहीं क्या अमेरिका का रुख होगा, क्या अमेरिका बैकडोर से सपोर्ट करेगा या खुलकर सामने आएगा, लेकिन अब साफ तौर पर ट्रंप सामने आ चुके। एक सिंह साहब, आपके पास में आते हुए आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम चूंकि जिक्र भी कर रहे थे क्या ये संयुक्त कार्रवाई है, लेकिन पहले यह लग रहा था कि अमेरिका खुलकर सामने आएगा कि नहीं आएगा, क्या बैकडोर से सपोर्ट करेगा, लेकिन अब साफ तौर पर ट्रंप ने स्टेटमेंट तक दे दिया है। देखिए, ये पहले से ही बिल्कुल आप इसको मान के चलें कि ये क्लियर था। अमेरिका ने जब चारों तरफ से ईरान का एक सराउंडिंग घेरा बना लिया था, अपनी सारी नेवी को डिप्लॉय कर दी, और उसने एयरबेज के अपने एयरबेज बनाने के लिए जो जगह उसको जरूरत थी वो उसने ज्यादा से ज्यादा देखा है। तो जब ये इजराइल जो अटैक करता है तो इसमें बिल्कुल अमेरिका की रजामंदी होगी कि आपको कब अटैक करना है। क्योंकि देखने वाली बात यहां पर है पलक
कि जैसे ही इजराइल का अटैक हुआ है, अमेरिका ने तुरंत उसके साथ अटैक कर दिया है। जो उनका जो बेड़ा है इब्राहिम लिंकन, जो सबसे बड़ा, मेरा ख्याल तो कि उससे बराबर कोई और हो नहीं सकता, तो इब्राहिम लिंकन उन्होंने 1 महीने पहले ही वहां उसकी खाड़ी में लगा दिया था, वहां बिल्कुल समुद्र में जाके खड़ा कर दिया था ईरान के पास में। तो वहां से ये जो अटैक हुआ है, तो एक छोटा पूरा अटैक नहीं है। और एक इसमें जो विशेष बात देखने वाली बात है पलक, वो ये है कि चुन चुन के पिन पॉइंट पे अटैक हुआ है कि कहां पर इनके कमांडर हैं, जो हाईएस्ट कमांडर हैं, बड़े कमांडर हैं, सेना अधिकारी हैं, वहां की सरकार के बड़े मंत्री हैं, उनके खास करके बंगले, उनके ठिकाने चुने गए और वहीं पर अटैक हुआ है। और इजराइल का अटैक इतना सटीक होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है कि पहले हम इसका देख चुके हैं कि टर्की में एक जो हमास के कुछ आतंकी संगठन मीटिंग कर रहे थे, तो इजराइल ने उस बिल्डिंग में इस तरह से बम मारा था कि अड़ोस पड़ोस को खबर भी नहीं लगी और वहां सारे आतंकियों की कब्र बना दी थी। तो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसका जो सिक्योरिटी है, उसकी जो जानकारी है, खुफिया जानकारी, वो बहुत सटीक होती है। तो जो बमबारी इन्होंने जो की है, बड़ी सटीक तरीके से की है। अभी जैसे इसमें बताया जा रहा है कि उनका एक सबसे बड़ा कमांडर मारा जा चुका है। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि कितने मारे गए हैं, क्योंकि मंत्रियों, वहां की सरकार के मंत्रियों के बंगलों पे भी हमला हुआ है। तो इसमें ये पूरी अमेरिका और इजराइल की पूरी जुगलबंदी शुरू से रही है, सारी पूरी रणनीति एक दूसरे के साथ साझा करके तब बात हुई है। इसलिए तो तुरंत जैसे ही इजराइल ने किया, अमेरिका ने भी कर दिया, और अब ट्रंप ने तो स्टेटमेंट भी दे दिया कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाए। बिल्कुल। और यूएस ईरान के बीच में 2 दौर की वार्ता भी सर हुई, वो भी बेनतीजा रही। माथुर साहब, आपसे समझना चाहेंगे अब जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में भारत जैसे देश के लिए एक तरीके से कूटनीतिक संतुलन बनाते हुए कितना चुनौतीपूर्ण अब रहने वाला है, या क्या कुछ आपको अब लगता है भारत के लिहाज से? मतलब देखिए, भारत का जो स्टांस है वो सदैव से बिल्कुल साफ रखा है। भारत अकेला एक ऐसा देश है जो पुतिन की आंखों में आंखें डाल करके ये कह सकता है कि ये दौर युद्ध का नहीं बुद्ध का है। ये बिल्कुल साफ है, भारत का स्टांस बिल्कुल क्लियर रहने वाला है। अभी जो वो इजराइल के दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री हमारे, वहां पर भी नेतन्याहू को यही बता करके आए हैं कि शांति, वार्ता और समझौता, यही एक तरीका है आज के युग में। तो उनका ये भारत का स्टांस यही रहने वाला है कि किसी भी प्रकार से इस युद्ध को रोका जाए, बातचीत का रास्ता खोला जाए और किस प्रकार से इस चीज को आगे बढ़ाया जाए, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, वैश्विक सामरिक व्यवस्था पर इसका विपरीत असर ना पड़े। आप देखिए किस प्रकार से इस विश्व में एक नया अलाइनमेंट उभर करके आ रहा है, और ये जो क्रिक मैं कहा करता हूं इसको, चाइना, रशिया, ईरान और कोरिया, ये एक बहुत बड़ा अलाइनमेंट बनकर के उभर करके सामने आया है। और अगर एक छोटा सा सवाल और था जी, एक छोटा सा सवाल और था, क्योंकि ईरान ये पहले धमकी दे चुका था, अभी चूंकि आप अर्थव्यवस्था का जिक्र कर रहे थे, अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया तब क्या होगा? फिर तो पूरे दुनिया की, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा।